जय हिंद साथियों। एमपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीका है कि आप अपने आप को साथियों प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि आपको साथियों दुनिया को भी तो दिखाना है कि आप एक साधारण इंसान नहीं है, आप एक अद्भुत इंसान है। तो साथियों इसके लिए ही आपको जी तोड़ मेहनत करना है। इतनी मेहनत करना है कि साथियों अगला फॉर्म आपको ना भरना पड़े एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और इस बार ही आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्रैक हो जाए साथियों। तो इस बार अपनी पूरी जान लगाइएगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी जान लगा रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं कि आपके एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो आपको देखने को मिले। तो उसी क्रम में साथियों हमने क्या किया है, हमने आज की इस वीडियो में पिछली सभी शिफ्टों पर आधारित कुछ ऐसे सवाल साथियों लिए हैं जो आपकी आगामी शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी जिनका बाकी है पेपर, जिनका पेपर होने को है, उन सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां से आपको क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 50 सवाल देखेंगे साथियों, जीके जीएस, विज्ञान के और करंट अफेयर के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग रीजनिंग के, और उसके बाद साथियों क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे मैथ्स के। चलिए तो पहले 50 सवालों में से आप चेक करिए कि इन 50 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहता है। क्या इन 50 सवालों में से आप साथियों 25 सवाल सही कर पाते हैं? अगर सही कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके मांसपेशियों में ऐंठन किसकी वजह से होती है? पसीने के दौरान पानी की कमी की वजह से नहीं, थका देने वाली मांसपेशियों का एरोबिक रूप से प्रतिक्रिया करना इस वजह से भी नहीं साथियों, लैक्टिक अम्ल के संचय होने की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है साथियों, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल सातु आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध ये सातु किस नदी पर है? तो मैं कहूंगा ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जातक कथाओं की अगर बात करें तो ये साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। कह निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो क्या अधिकार क्षेत्र में है? अपीलीय संबंधी बिल्कुल, मौलिक बिल्कुल साथियों मौलिक अधिकार, सलाहकार, लेकिन वित्तीय की अगर बात करें तो ये साथियों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन इसमें से देखिए डोगरी भी है, बोडो भी है, संताली भी है, लेकिन फारसी नहीं है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सातों हिंदुस्तानी संगीत परंपरा से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, गोल गुंबज सातु कहां पर स्थित है? तो गोल गुंबज की अगर बात करते हैं तो सातु कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ये आपको सातु याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें करके जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक साथियों, बहुत सारी चीजें हैं साथियों सर्वाधिक। अगर बात करते हैं यहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो यहां पर एक ऐसा राज्य है केरल, जिसकी जो साक्षरता दर की अगर बात करें ये सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग याद रखें। अच्छा कितनी थी? लगभग साथियों 94% थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक धरोहर को अपनाए, अपनी धरोहर अपनी पहचान की पहल, यानी कि यहां पर क्या कहा गया है साथियों, एक धरोहर को अपनाए, अपनी धरोहर अपनी पहचान की पहल है। यानी कि किसकी पहल है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। या साथियों आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है भूमि और संवहनी हवाएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो ये साथियों संवहन के कारण उत्पन्न होती हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए करके पेट द्वारा स्रावित म्यूकस यानी कि बलगम की भूमिका क्या है? तो साथियों इसकी भूमिका पेट की परत की रक्षा के लिए, बिल्कुल ये पेट की परत की रक्षा करती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले साथियों अगर बात करें, है ना, चलिए इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए करो या मरो का नारा साथियों ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये कब शुरू किया गया? ये 1942 में साथियों स्टार्ट किया गया। अगला देखिए क्या, उसके बाद देखिए साथियों जो आपका यानी कि नारा कब दिया गया था साथियों? 1942 में दिया गया था। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो भारत का पहला शहर अहमदाबाद है ना, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सातों जिसने स्थान पाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। तो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है साथियों नीलगिरी की, बिल्कुल सही साथियों, नीलगिरी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य नहीं होते साथियों, इसमें 7 सदस्य होते हैं। उसके अलावा इसकी शक्तियां केवल प्रकृति में सिफारिशी या अनुशंसात्मक होती हैं, बिल्कुल सही, ये सही लग रहा है। इसका मुख्यालय मुंबई भी अगर बात करें, मुंबई में नहीं साथियों, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो मैं कहूंगा इसमें से कौन सा सही मुझे मिल गया? ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों सही मिल गया, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये साथियों सऊदी अरब में है, यह परीक्षा में सवाल आएगा। अगला देखिए, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनमें से कौन सा मापदंड है? तो साथियों कौन सा मापदंड है? औद्योगिक विकास, गरीबी अनुपात, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। मैं कहूंगा प्रति व्यक्ति आय है साथियों। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो मापदंड है वो प्रति व्यक्ति आय है, आंसर आपका डी होगा। विभिन्न देशों के मध्य विविध स्तर पर तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है साथियों? आधुनिकीकरण जाना जाता है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है कौन, क्या चीज? और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। यानी कि किसकी बात चल रही है साथियों? मीथेन की बात चल रही है। मीथेन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दार्जिलिंग चाय की बात चल रही है। ये इसको ही साथियों भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था, आंसर आपका डी होगा। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कहूंगा आपकी जो साथियों पिछली शिफ्ट हैं उन पर आधारित सवाल हैं और आगामी शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चंस हैं। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां हराया था? तो साथियों कहां हराया था? पानीपत के युद्ध में हराया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी, है ना, क्या साथियों लिखा है, अपनी कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खजुराहो की अगर बात करें, खजुराहो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? वेल्ड कहा जाता है, तो वेल्ड आपका जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों पंपास की, तो ये अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। प्रियरी की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। डाउन्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस भारतीय एथलीट को दिया गया है? तो ये साथियों विनेश फोगाट को दिया गया था, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जाएगा। एक शब्द है साथियों उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है साथियों? आनुवंशिक प्रवासन, आनुवंशिक रेखा, आनुवंशिक सुधार, आनुवंशिक गलती। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। तो क्या अस्तित्व में आया साथियों? 42वें और 43वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्था की अगर बात करते हैं तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत या दरबार में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मैं कहूंगा बलबन ने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे से छोटा ऋण देता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा ग्रामीण बैंक की बात चल रही है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हवा की आर्द्रता को मापता है, तो किसके द्वारा हवा की आर्द्रता को मापा जाता है? मैं कहूंगा हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं थर्मामीटर, तो ये साथियों ताप वगैरह चेक करता है। हाइड्रोमीटर की अगर बात करें तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व साथियों चेक करता है। और ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है साथियों, माइक्रोमीटर जो है ना सूक्ष्म मापी यंत्र है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके किस घरेलू अपशिष्ट में रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट क्षमता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सब्जी अपशिष्ट की बात चल रही है, सब्जी अपशिष्ट आपका जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है, तो कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी साथियों जारी करती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को।
उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? तो कितना है साथियों? मैं कहूंगा 14.2% है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? तो अब साथियों करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपको याद रखना है साथियों, राघव गुप्ता इनका नाम है और ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए यानी कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो कितने मीटर की अगर बात करें साथियों, 85 मीटर आपका जवाब हो जाएगा, 85.01 मीटर। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है साथियों? मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिए भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मैं कहूंगा भारत और भूटान देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों कहाँ का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कनाडा देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है दिनेश के पटनायक को। उसके बाद देखिए कौन आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? तो साथियों कौन बने हैं? मैं कहूंगा उर्जित पटेल बने हैं। उर्जित पटेल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये साथियों कहाँ पर आयोजित की गई है आपसे पूछा जा रहा है। ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की हैं? तो क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा दिल्ली आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल किस राज्य ने 53,922 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है? तो मैं कह सकता हूँ आंध्र प्रदेश सरकार ने 53,922 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो किसकी बात चल रही है सर? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा मिजोरम आपका जवाब हो जाएगा। मिजोरम राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। और मध्य प्रदेश का नारा क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं साथियों, दिल से है मध्य प्रदेश। क्या ये बात तो बिल्कुल सही है, दिल से है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का नारा है। अगला देखिए मध्य प्रदेश का राज्य खेल साथियों कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों मलखंभ जो है ना, ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। आंसर आपका ए होगा। कह रही कि लोक संस्कृति परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है साथियों। लोक संस्कृति परिषद का मुख्यालय। अहिल्या उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया है बताइए? तो ये साथियों महेश्वर में आयोजित किया गया है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इन रीजनिंग के सवालों को साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये डिक्टो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए तो साथियों कह रहे हैं कि उत्तर आकृति दी गई आकृतियों को पूरा करें, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है साथियों कैसे क्या होगा। देखिए एक तो ऐसे लाइन बनेगी। पहली अगर बात करें एक लाइन ऐसे बनेगी जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और एक यहाँ पर गोला बनेगा। तो यहाँ पर कहीं गोला बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं बना है। यहाँ पर भी गोला नहीं बना है और यहाँ पर भी नहीं बना है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। और ये चीजें जैसे यहाँ पर बनी है वही चीजें यहाँ पर भी बनना चाहिए, यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि दांत का संबंध काटने से है, तो क्या पैर का संबंध चलने से होगा? झाड़ू का संबंध उड़ने से होगा? नहीं। ट्यूबलाइट का संबंध गर्मी से होगा? भोजन का संबंध गंध से होगा? मैं कहूंगा नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब होगा इस सवाल के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे के साथियों ये क्या आ गया है? ये कुछ नहीं है साथियों, नंबर सीरीज का सवाल है। कह रहे कि 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है। और अगला नंबर साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है। देखिए अगर 2 से हम 7 ना करें, 2 से 5 करें और 5 से 8 करें, उसी प्रकार 7 से 10 करें और 10 से 13 करें। देखिए 3 यहाँ पर बढ़ाया गया, 3 यहाँ पर बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा, यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर 11 नंबर आ जाएगा। और 11 साथियों हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें, यानी कि सेल्सियस का संबंध जैसे तापमान से है।
तो वैसे किलोमीटर का संबंध किससे होगा? दूरी से होगा, या बैंक नोट का संबंध कार्यालय से होगा, मीटर का संबंध पानी से, या बल्ब का संबंध विद्युत धारा से होगा? मुझे बताइए। देखिए, ये तापमान का मात्रक है साथियों, जो सेल्सियस है तापमान का मात्रक है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं दूरी का मात्रक क्या है साथियों? किलोमीटर। कार्यालय का मात्रक बैंक नोट नहीं है, पानी का मीटर नहीं है, विद्युत धारा का बल्ब नहीं है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो वही अलग वाले का आपको चयन करना है। तो इसमें से कौन सा अलग है साथियों, मुझे बताइए, बताइए साथियों। देखिए, यहां पर अगर थोड़ा सा हम साथियों ध्यान दें तो देखिए, अगर एस की अगर बात करते हैं, एस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है, ए 1 पर, और वाई आपका 25 पर। टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, वाई फिर से 25 पर होता है, ए 1 पर होता है। यहाँ पर कुछ चीज आपको लग रही है या नहीं लग रही है? मुझे तो साथियों कोई लॉजिक यहाँ पर नजर आ नहीं रहा है ना? कोई लॉजिक मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। तो क्या करते हैं, एक काम साथियों आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस पूरे की अगर बात करें, देखिए यहां पर ए स्मॉल है, इसमें इसमें भी स्मॉल है और इसमें भी स्मॉल है। इसमें स्मॉल तो है लेकिन इसमें एक कैपिटल ए भी है, तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो होगा होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, इसलिए सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने एक ऐसे गोला है, आपके सामने ये कागज का टुकड़ा है, गोला जो है कागज का टुकड़ा है, आपने इसको यहां से फोल्ड किया, बीच से आपने फोल्ड किया और आप ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आए। अब आपके पास कैसी एक आकृति आ गई है, उस कागज के टुकड़े की इस टाइप की आकृति आपके पास आ गई है। आपने क्या किया, आपने अब इसको यहां से फोल्ड किया और आप ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आए हैं, तो अब आपके पास एक ऐसी कागज की टुकड़ी आ गई है। आप उसमें क्या करते हैं, उसमें कट कर देते, ट्रायंगल टाइप का आप कट का निशान छोड़ देते उसमें। फिर आप क्या करेंगे, जब आप साथियों उस टुकड़ी को खोलेंगे, क्या करेंगे साथियों, उस टुकड़ी को जब आप खोलेंगे तो ये टुकड़ी साथियों यहां पर भी नजर आएगी और चारों तरफ मतलब ये नजर आएगी। कैसे नजर आएगी, देखिए ये टुकड़ी मेरे हिसाब से ऐसे नजर आएगी यहां पर, है ना? एक थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, एक सेकेंड। ये टुकड़ी जो सातु नजर आएगी ये ऐसे करके सातु नजर आएगी लंबी सी, और यहाँ पर भी अगर बात करें ऐसे लंबी सी नजर आएगी, और यहाँ पर भी सातु ऐसे लंबी सी ही नजर आएगी। तो ऐसी कहाँ पर बनी हो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो नोके बाहर की तरफ है, यहाँ पर ही बाहर की तरफ है, यहाँ पर सातु अंदर की तरफ है, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो सातु ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कहा जा रहा है सातु, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि सभी आंख पुतली कारणियां हैं, क्या साथियों, सभी आंख जो है ना, सभी आंख की पुतली, अच्छा सभी आंख की पुतली, तो हम ये मान लेते हैं कि सभी आंख की पुतली ये साथियों पुतली हो गई, से सभी आंख की पुतली कार्निया है, तो ये सभी आंख की पुतलियां कार्निया हो गई। उसके बाद करिए कुछ कार्निया लेंस है, मान लेते हैं साथियों इतनी कार्निया क्या हो गई, लेंस हो गई, इतनी कार्निया लेंस हो गई। कह रहे कि सभी लेंस रेटिना है, सभी लेंस क्या है साथियों, सभी लेंस रेटिना है। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ रेटिना कार्निया है, कुछ रेटिना कार्निया है, बिल्कुल साथियों इतनी रेटिना जो होंगी ये कार्निया हो जाएंगी, पहला वाला सही है। दूसरा देखिए कुछ रेटिना आंख की पुतली है, कुछ रेटिना आंख की पुतली, देखिए आंख की पुतली आपकी ये है और रेटिना यहां से निकल रही है ये है, तो कहाँ कुछ रेटिना आंख की पुतली है, दूर दूर है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरे वाले की अगर साथियों बात करते हैं तो कह रहे कुछ लेंस आंख की पुतली हैं, कुछ लेंस, देखिए कुछ लेंस भी नहीं आंख की पुतली, आंख की पुतली ये है, लेंस ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ कार्निया रेटिना है, कुछ कार्निया रेटिना, बिल्कुल इतनी कार्निया रेटिना है, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। तो हमें चाहिए है पहला और चौथा वाला सही, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके पीटी को 8-10 लिखा जाता है, तो एनएलआर को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए जैसे कि पी होता है 16 पर, टी होता है 20 पर, ऐसा ऐसा तो नहीं इसका आधा कर दिया गया 8 आ गया, इसका आधा कर दिया 10 आ गया है। उसी प्रकार एन 14 पर आता है, एल 12 पर आता है, आर 18 पर आता है। 7 का आधा करेंगे 7, 14 का आधा करेंगे 7 आएगा, 12 का आधा करेंगे 6 आएगा, और 18 का आधा करेंगे 9 आएगा। तो 7 6 9 कहां पर लिखा हुआ है, 7 6 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये मैंने ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये मैंने प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ना समझे हैं, ना इनके सॉल्यूशन देखा है कभी पहले।
यकीन मानिए, बस मेरे सामने ये सवाल आ रहे हैं और मैं साथियों करता चला जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए खैर, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि भाई इसका आंसर ये होगा, ये होगा, वरना फिर जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ भी सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया और कुछ भी आंसर लगा दिया, वो तो गलत हो जाएगी। आंसर हमें राइट वाला ही लगाना है, जो भी आंसर राइट होगा। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, एक सेकेंड को ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा। आप सही है, कह रहे हैं कि AMPDQRWB एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग हैं केंद्र की ओर मुंह करके सभी बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ये साथियों यहाँ पर बैठ जाएंगे। कहने के डी ए के बाएं से चौथे स्थान पर है, जो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, जो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं साथियों हम लोग। कहने कि ए के बाएं से चौथे स्थान पर डी है, तो ए को आप कहीं पर ही बैठा लो। मान लीजिए ए आपने यहां पर बैठा लिया, सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो ए के बाएं से चौथा क्या होगा? ए के बाएं से चौथे की अगर बात करें तो 1 2 3 4, ये चौथा आ गया, तो यहाँ पर डी बैठेगा, लिखा हुआ है ना, ए के बाएं से चौथे स्थान पर डी बैठेगा। यानी कि जो एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, जो की अगर बात करें, जो दूसरे वाले के लिए होता है, दूसरा वाला यहाँ पर ए है, यानी कि एम के दाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। ए कहां पर बैठा है? एम के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, एम के दाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। उसके बाद कहने के पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, जो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए एम आपका ये है, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? साथियों क्यू बैठा है, क्योंकि जो आया है, जो दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला पी, दूसरा वाला क्यू, तो एम के बाएं से तीसरा क्या होगा? 1 2 3, यानी कि यहां पर आपका साथियों क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर पी है, तो क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर पी है, यानी कि 1 2 3 पी साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आर डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, जो आर डब्ल्यू के स्थान, अब देखिए अब यहां पर हमें बैठाना है जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। देखिए डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर हम कहां पर डब्ल्यू को बना सकते हैं? अगर हम डब्ल्यू को यहां पर बनाए तो डब्ल्यू के दाएं से तीसरा 1 2 3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर की अगर बात करें, डब्ल्यू यहां पर हो गया, सॉरी डब्ल्यू के दाएं से आर यहां पर हो गया, और फिर बी के दाएं से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू होगा। ये हो नहीं सकता, नहीं सही लग रहा है। अगर बात करते हैं साथियों डब्ल्यू को, अगर बात करें डब्ल्यू को यहां पर बैठा ले, मान लीजिए डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, एक सेकंड बाया मैंने बोल दिया था, इधर कर दिया था। डब्ल्यू के, अगर डब्ल्यू को हम यहां पर बैठा लें, डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर आर है, 1 2 3 आर मान लीजिए साथियों यहां पर अगर बैठ गया, सपोज दैट, ठीक है ना। जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी के दाएं से दूसरे, यानी कि अगर बात करते हैं डब्ल्यू की, अगर बात करें तो फिर डब्ल्यू जो है ना, ये बी के दाएं से दूसरा कहां हो पा रहा है? तो साथियों ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, फिर रहने दीजिए। डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर अगर बात करें, डब्ल्यू को यहां पर बैठा लें, तो डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है आर, 1 2 3, यानी कि आर यहां पर बैठा है, यानी कि जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि डब्ल्यू जो है ना, ये बी के दाएं से, तो बी सातों यहां पर आ जाएगा, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, हो गया सॉल्व। यानी कि किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है ना। चलिए, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, ए बी, है ना, पहला व्यक्ति जो है ना, तो एक तरीके से बिल्कुल ये तो लग रहा है। क्यू बी की अगर बात करें, साथियों, इनमें से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, है ना, पहले व्यक्ति के दाएं बैठा है? देखिए दूसरा व्यक्ति अगर बात करें, ये हो गया पहले व्यक्ति, यानी कि ए के दाएं बैठा है क्या? बिल्कुल साथियों, ए के दाएं बी बैठा है, ये नहीं बैठा है ना, ये बाएं बैठा है, तो मैं कहूँगा यही आपका जवाब हो जाएगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आपकी समझ में आना चाहिए। अगला सवाल है साथियों, और अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैथ को भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक लीजिएगा। कह रहे हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, करके ए और बी अगर मिल जाते हैं तो कितने दिन में साथियों वो काम पूरा हो पाएगा? तो कैसे करेंगे? एक नंबर ले लेंगे जो कि 30 के पहाड़े में भी है, 20 के पहाड़े में भी है, या कह सकते हैं 30 से भी कटे 20 से भी कटे, मैं कहूँगा 60 नंबर हो गया। 30 दूना और 20 तियां हो गया, 20 तियां 60 होता है।
कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि ए एक दिन में 2 और बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 काम होता है साथ, तो एक दिन में 5 काम। अच्छा, टोटल काम कितना है? टोटल काम ये 60 है, तो अगर टोटल काम 60 है और एक दिन में दोनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये 60 काम जो है ना, ये 12 दिन में साथियों खत्म हो जाएगा, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मैं कहूंगा 12 दिन में करेंगे, 12 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है आपसे, यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है, देखिए और बताइए जवाब क्या हो। कह रहे कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 मीटर, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र हो गया। यानी कि इसकी लंबाई जो है ना वो 1200 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है ना वो सातु 500 मीटर है। यानी कि इस पर 25 प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण, 25 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जाती है। क्या एक सड़क बनाई जाती है? तो सड़क बनाने की लागत क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं साथों, सबसे पहले एक इस आयत का विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो आयत है ना साथों, इस आयत का विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको साथियों बता देता हूँ। इसका एक सूत्र होता है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा साथियों, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा और चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई की अगर बात करें कितनी है साथियों, 1200 स्क्वायर है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो 500 स्क्वायर है। देखिए अच्छा, 12 का कितना होता है साथियों, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 प्लस डबल जीरो आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 25 हो जाएगा, डबल जीरो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये बात रही। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें 144 गुणा 100, 4 जीरो आएंगे साथियों, है ना, 4 जीरो यहाँ पर आएंगे, तो 4 जीरो आपके ये हो गए। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 4 जीरो यहाँ पर भी आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 जीरो आपके यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब आप इसको साथियों जोड़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, 144 और 4 जीरो आपके ये हो गए, और क्या साथियों 4 जीरो आपके इसके नीचे बनेंगे, और 25 यहाँ पर आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 169 और 4 बार 0 आ गया, ठीक है ना, यानी कि 16,90,000 साथियों हो गया। अब उसके बाद साथियों हमने क्या कहा था, इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो अच्छा देखिए, ये तो अंडर रूट में हो जाएगा, है ना, अंडर रूट में हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें साथियों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 169 13 का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं साथियों मुझे बताइए, यानी कि 1300 और गुणा 1300 लिख सकते हैं ना भाई, 1300 गुणा 100, 1300 100 इतना हो जाएगा। यानी कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये 4 बार जो जीरो है तो दो दो जीरो में हमने बांट दिया। अच्छा, यहाँ से एक 1300 हमारा निकल आएगा, जो क्या होगा, जो आयत का विकर्ण होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आपको आयत का विकर्ण ज्ञात हो गया है, यानी कि सड़क बनाने की लागत क्या होगी, तो कितने रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, 25 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इसकी गुणा 25 से करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 की गुणा 725 से आप करा दीजिए, उसमें 2 जीरो लगा दीजिएगा, 75 आ गया, 25 आ गया, 5 12 3 यानी कि 2 जीरो लग गया। तो 325 डबल जीरो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, यानी कि 32,500 सड़क बनाने की लागत आएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहेंगे 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 160, कितने छात्र हैं, 40 60 है, 40 छात्र हैं, और इनका औसत अंक कितना है, 160 है। करके बाद में पता चला कि एक छात्र के 165 अंक को गलती से 125 लिख दिया गया, यानी कि कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया, कितना कम लिखा गया साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर 40 कम लिखा गया, तो अब हम 40 बढ़ा देंगे, है ना, 40 कम लिखा गया, 40 हम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका साथियों वो निकालिए कि 40 छात्रों की कुल कुल मिला के साथियों उनके अंकों का योग कितना होगा। तो आप इसकी गुणा का 16 चौक 64 आ जाएगा, ये आपका 1600 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब इसमें कम लिखेगा तो इसमें आपको बढ़ाना है, यानी कि अब जो होगा वो 6440 हो जाएगा योगफल, और 40 से इसको भाग दे देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 एकम 4, तो 161 इसका 161 इसका सही औसत निकलेगा। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। 999 प्लस 111 गुणा 0.5, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए 999 आपका ये हो गया, प्लस इसकी गुणा करेंगे तो कैसे क्या आएगा साथियों, देखिए 5 की गुणा इससे करेंगे ना तो 5 5 5 आपका आ जाएगा, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट भी साथियों यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, यानी कि 999 प्लस 55 जोड़ लीजिए साथियों, 999 और 5 5 पॉइंट पॉइंट आ गया मान लीजिए 0, और ये आपका 5 आ गया।
तो इसको जोड़ने का काम करिए, 5 आ गया, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। यानी कि 1054.5 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। 2 सवाल बाकी, एक ये सवाल और एक ये सवाल, उसके बाद अंत है। चलिए यहां पर अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनके बीच 3:4:9:10 के अनुपात में एक धनराशि बांटी जाती है। यानी कि अगर ए को 3 रुपए दिए जाते हैं तो बी को 4 दिए जाएंगे, सी को 9 दिए जाएंगे, डी को 10 दिए जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ए को अगर 30 रुपए तो बी को 40 रुपए, फिर 90, फिर 100 रुपए, ऐसे होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि डी का हिस्सा एक हिस्से से 3612 रुपए अधिक है तो ए और डी के पास कुल कितने मिलाकर राशि है? क्या कहा जा रहा है? डी का हिस्सा, देखिए यहां पर अगर बात करें 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए का हिस्सा कितना है साथियों? 3x है। बी की अगर बात करें 4x है। सी की अगर बात करें 9x है। डी की अगर बात करें 10x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक बात कही गई है कि डी का हिस्सा यानी कि ये जो हिस्सा है ये एक हिस्से से कितना अधिक है ना। वैसे तो हमें यहां पर दिख रहा है कि भैया 10 3x से कितना अधिक है, तो मैं कहूंगा 7x अधिक है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 3612 अधिक है, यानी कि 7x की वैल्यू 3612 है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर तो आप a की भी धनराशि निकाल सकते हैं, b को कितने मिली निकाल सकते हैं, सबको निकाल सकते हैं। 3612/7 आ जाएगा। x बराबर क्या है? 7×5 = 35 होगा, है ना। 7 एकम 7 होगा, 7×5 = 7 आपका 42 हो जाएगा। तो 516 x की वैल्यू आ गई। तो कहने कि ए और डी के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है? तो ए के पास भैया कितनी राशि है? 3x, और डी के पास 10x है, तो कुल मिला के 13x की वैल्यू आपको बताना है। 13x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू है 516, 13x की वैल्यू यानी कि 13 गुणा 516 आपको बताना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 516 के साथ गुणा करा दीजिए आप, किससे? 13 से गुणा करा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 3 18 आपका हो गया, 3 एकम 3 1 4 हो गया, 3 5 15 आपका हो जाएगा, ये आपका 6 1 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, 8 आ गया, 10 आ गया, ये आपका 7 6, यानी कि 6708 आपका जवाब आएगा। ये ए और डी के पास कुल मिलाकर इतनी राशि है, आंसर आपका सी जाएगा। अगला सवाल साथियों, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह के 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से किस राशि का ब्याज 120 रुपए होगा? मुझे बताइए। तो आपने साथियों सूत्र सुना होगा, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? यहाँ पर 120 दे रखा है। मूलधन की अगर बात करें साथियों, मूलधन ही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो मूलधन निकाल लेंगे। दर की अगर बात करें 5% है, समय की अगर बात करें 10 है, और 100 से इसको भाग साथियों हमको दे देना है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा, 2 की गुणा इससे हो जाएगी, 12 दूना 24 यानी कि 240 ये आ जाएगा। ये आपका साथियों मूलधन आ जाएगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो 240 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना।